नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आज वापस से मैं अपने घर आ गया, बैकग्राउंड से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 2-3 दिन के लिए कोलकाता गया था जिसकी वजह से हमारा जो वीडियो है वो 1-2 दिन नहीं आ पाया था। काफ़ी लोग पूछ रहे थे, हमारे जो मित्र हैं वीडियो देखते हैं, तो पूछ रहे थे वीडियो नहीं आ रहा है, तो मैंने वही बताया कि अभी थोड़ा परेशान हूँ, आने वाले टाइम पे मैं ज़रूर बताऊँगा कि क्यों क्या हुआ ये 2-3 दिन में। उसकी कहानी कुछ और है जो मैं ज़रूर आप लोगों से भी मैं ज़रूर शेयर करूँगा। बात करते हैं स्टॉक मार्केट का, तो पिछले 2-3 दिन में मार्केट तो ठीक-ठाक रहा। ऑलमोस्ट जब धीरे-धीरे रिकवरी मोड में आ रहा है, बट मार्केट एकदम फँसा हुआ है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे आ रहा है, थोड़ा-थोड़ा पॉज़िटिव सिग्नल दे रहा है। 18 तारीख को काफ़ी टाइम के बाद एफआईज़ ने 1803 करोड़ रुपए का जो नंबर है, वो इन्वेस्ट किया है इंडिया में। तो ये एक काफ़ी सिग्नल है। उस दिन थोड़ा-सा मार्केट निफ्टी डाउन हुआ और फिर धप से एफआईज़ आए और डीआईज़ भी आए। तो हर व्यक्ति को इंडिया के इकोनॉमी पे भरोसा तो है। मैं हर वक़्त यही बात बोलता हूँ कि इंडिया फ़ास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। थोड़ा गड़बड़ अभी चल रहा है, डॉलर और रूपी का इक्वेशन, ये 2 चीज़ थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो फिर आने वाले समय में कोई भी बैड न्यूज़ स्टॉक मार्केट को हिला नहीं पाएगा, जो मेरा अपना व्यू है। अब आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जो बात हमने रिसेशन को लेकर किया था कि क्या मुझे लगता है और मोदी जी का क्या सिग्नल है, उसमें फाइनली 2 के व्यू आ गया है। सो आप लोगों को दिल से थैंक यू सो मच। और बीच-बीच में आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर वक़्त बोलना भूल जाता हूँ वीडियो में कि सब्सक्राइब कीजिए ऐसा। तो आप लोग जो लोग नए देख रहे हैं हमारा जो यूट्यूब चैनल, वो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उसको थैंक यू सो मच। तो टॉपिक पे वापस आते हैं, तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इंडिया की इकोनॉमी को एफआईज़ को तो लिटरली बहुत भरोसा है कि हाँ, हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। अभी जो एआई का जो मार है, जो पूरे दुनिया में पड़ रहा है और अमेरिका इसका जो बॉस और चाइना बॉस जो बन के बैठा है, तो आज तो ऐसा क्या है, क्या मुझे लगता है एआई के बारे में। और कभी मैंने अपने आज तक के वीडियो में एआई के बारे में बात नहीं किया। काफ़ी लोग इंडियन जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कुछ हैं, उन्होंने यही बोला कि एआई एक बबल है और ये है, और हर आदमी का अपना-अपना व्यू है। मगर मैं इसमें एक अपना भी व्यू देना चाहूँगा कि अगर एआई बबल नहीं है तो क्या होगा? बहुत सोचने वाला बात है कि अगर जैसे डॉट कॉम बबल था, ब्लास्ट हुआ और बहुत लोग वापस से नौकरी करना स्टार्ट कर दिए थे 65 की एज में, 60 की एज में। डॉट कॉम बबल में एक बुक थी, उसमें आप जब गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो डॉट कॉम बबल में क्या हुआ था, तो आपको पता चलेगा सारे इन्वेस्टर्स ने ट्रेडिंग कर करके अपना पूरा पैसा ख़त्म कर दिया था। 60-65 साल की उम्र में वापस से नौकरी करना उन लोगों को पड़ा था। तो अगर ये एआई बबल नहीं है तो क्या होगा? क्योंकि आज का हो सकता है आज का जो वर्ल्ड है, आज का जो दुनिया है जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, और एआई अगर आ भी गया है, अगर एआई फॉर एग्ज़ाम्पल बबल भी है, तो क्या होगा? क्या जितने भी अमेरिका के जितने भी स्टॉक्स हैं, क्या वो सब कोलैप्स कर जाएँगे? अगर एआई बबल नहीं है, तब क्या होगा? तब तो इंडिया एआई में बहुत पीछे रह जाएगा। तो दोनों पर्सपेक्टिव लेके चलना होगा आपको। अगर आप शॉर्ट टर्म थ्योरी के हिसाब से समझेंगे कि हाँ, ठीक है, अगर मान लेते हैं एआई बबल है, तो आप अमेरिका के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। जो 2-4 स्टॉक है एआई के, जो भागे जा रहा है, और एनवीडिया तो मैं ज़बरदस्त तरीके से वो परफ़ॉर्म कर रहा है। आप देख रहे हैं पेलेंटियर है और 1-2-4 स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। अभी एनवीडिया के जो सीईओ हैं वो ट्रम्प लेकर के चाइना भी गए थे। उसको तो उस हिसाब से भी आप देखेंगे तो एआई बबल है, तो भी अगर नहीं है तो भी एक आम इन्वेस्टर को दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना होगा। ऐसा नहीं कि अंधा पैसा एआई में लगा दिए और फिर बाद में जाके गड़बड़ हो जाए। अगर आप उतना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो वेल एंड गुड। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, इतना रिस्क मैं नहीं ले सकता हूँ, तो फिर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, ये जो रैली है एआई की वो छूट जाएगी, तो फिर आपको उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना अगर खो भी जाए तो आपको तकलीफ ना हो। तो ये हर वक़्त आपके दिमाग में ये चीज़ रहना चाहिए। और बाकी ओवरऑल अभी जो ईरान और अमेरिका में क्या हो रहा है, क्या युद्ध का लगता है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था 28 अप्रैल को उसका 60 डेज़ कंप्लीट हो गया है और अमेरिका
ट्रम्प को हमेशा हर वक़्त जब भी अगर कोई लड़ाई-झगड़ा होता है, तो वो अपने हाउस से उसको परमिशन लेना पड़ेगा और उसके बाद से अभी तक स्टिल सिर्फ़ जो गीदड़ भभकी बोल सकते हैं, वही मिल रहा है ईरान को, बट उसमें पॉइंट पे कुछ आ नहीं रहा है और ईरान भी अब बैक फुट पे नज़र आ रहा है। ईरान भी सोच रहा है कि जितना जल्दी से ये सब झमेला से निकल जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स नहीं कर रही है, लेकिन ईरान की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से कोलैप्स कर रही है। उसके जितने भी जो तेल निकालने वाले जितने भी जो प्रोसेस जो एरिया है, वो पंपिंग तो रुकेगा नहीं, चाहे आपका झगड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं पंपिंग करने में। वो पंपिंग कर कर के वो सारा जो तेल है वो समुद्र में बहा रहा है, क्योंकि पंपिंग कभी नहीं रुकेगा किसी भी कंट्री के तेल का। तो उस हिसाब से भी जब देखा जा रहा है तो ईरान बहुत परेशान अब लिटरली हो गया है और वो अब शायद मुझे लगता है कि वो हर बात मानने को तैयार है, लेकिन ये इनरिच यूरेनियम का बात मानने को तैयार नहीं होगा। ये तो मेरा जो अपना व्यू है जो 60% है, और मैंने एक वीडियो में अपने लास्ट वीडियो में यही बताया था कि पता नहीं अ, हो सकता है कि शायद उसने 90% इनरिच यूरेनियम कर लिया हो। अमेरिका ने सैटेलाइट से पता लगाने का भी प्रयास किया था, लेकिन वो पता नहीं चल पाया, क्योंकि लास्ट टाइम उसपे जब इनरिच यूरेनियम का जो एरिया है पहाड़ के काफ़ी नीचे जा कर के वो कर रहा था, तो वहाँ पे बहुत उस पे हमला वगैरह हुआ। उसके बाद वो सब तो आप लोगों को पता होगा, उसके बाद हमला हुआ, उसके बाद फिर वहाँ से वो बहुत सतर्क हो गया और आज के डेट में किसी को नहीं पता है कि उसके पास कितना परसेंट इनरिच यूरेनियम है। तो उस हिसाब से भी आपको देखना चाहिए। तो अगर ये बात अगर ईरान नहीं मानता है और अमेरिका भी नहीं मानता है, तो ये फिर लड़ाई लंबी चल सकती है, बाता-बाते वाली जो लड़ाई है, वो लंबी चल सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये सब कुछ सलटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ईरान उस मोड में, उस इकोनॉमी मोड में नहीं है कि अब यहाँ से ये लड़ाई 2 महीना, 3 महीना खींच पाएगा। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। और वापस अपने जब स्टॉक मार्केट पे आते हैं तो अभी जो हमारा बेयर मार्केट चल रहा है, इसमें 2-3 चीज़ आपको सोचने का विषय है कि क्या अभी मार्केट ऐसा है कि कूद करके पूरा पैसा लगा दें मार्केट में और मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं, जब हमारे फ्रेंड हैं, मित्र हैं, तो मैं सबको यही बात बोलता हूँ कि शुरू का अगर 5-7% नहीं आया, तो कोई बात नहीं। बाद का अगर आपको 10, 12, 15% आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि अगर ये आप 5-7% के लालच में अगर आप अपना एक थ्योरी बना लें कि अब मार्केट यहाँ से घूम जाएगा और बुल मार्केट आ जाएगा, और किसको पता कि यहाँ से मार्केट शायद 1 साल, 2 साल और इसी तरीके से चलता रहेगा। आप जब 1929 का जब क्रैश देखोगे, फिर आपको पता चलेगा कि मार्केट कितने दिन तक बेयर मार्केट में था। 1970 का जब आप क्रैश देखोगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि बेयर मार्केट कितने टाइम तक था। जब भी क्रैश हुआ, जब भी कुछ हुआ ऐसा, तो बेयर मार्केट काफ़ी टाइम 6, 7, 7 साल, 5 साल के हिसाब से रहता है, लेकिन कोविड में ऐसा नहीं हुआ। कोविड में मार्केट तुरंत से घूम गया, 3-4 महीने में, 5 महीने, 6 महीने में ऑलमोस्ट पैसा बहुत सरप्लस आने लगा और ढेर सारे लोगों के पैसे 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने भी बने हैं। किसी-किसी स्पेसिफिक स्टॉक में तो काफ़ी पैसे बने हैं। तो उस हिसाब से भी मार्केट आपको देखना चाहिए। बस मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि शुरू का 2-4% अगर मार्केट यहाँ से घूम भी जाता है, तो शुरू का 2-4% आप मिस कर दोगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। उसके बाद वाली जो मलाई है, वो आपकी ही रहेगी। अगर आप यहाँ से पैनिक करके, क्योंकि देखो ये फाइनली मार्केट है। मार्केट आपसे ना पैसा वो शक करता है। आपके दिमाग में हर वक़्त अगर मार्केट घुसा हुआ है, इन्वेस्टिंग घुसा हुआ है, तो वो पैसा कहीं न कहीं से आप खोज करके आप लाओ कि अरे ये बेस्ट टाइम है पैसा डालने का। हो सकता है अगर कुछ न कुछ खुदा ना ख़ास्ते कुछ ऐसा हुआ और मार्केट यहाँ से भी 10-15% अगर नीचे चला गया, तो फिर क्या होगा, आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा लगाने के लिए। इसलिए हर वक़्त याद रखना कि अपना कम से कम 30% कैश हमेशा रहना। मार्केट ऊपर जाए तब भी, या मार्केट सबसे ज़्यादा बॉटम बनाए तब भी 30% कैश, 20% कैश हर वक़्त रहना। इसपे एक चार्ली मुंगर ने कहा था कि गेट रिच स्लोली। तो चार्ली मुंगर साहब ने जो ये वर्ड बोला कि गेट रिच स्लोली, तो जो मुझे समझ में आया, वो यही समझ में आया कि बड़े आराम से जब अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, बड़े रिलैक्स से वॉच करते हैं, तो आपका डिसीजन जो है वो बेस्ट निकलता है, सुपर बेस्ट निकलता है और आप ठीक पैसा वहाँ से बना के
निकल सकते हो। उदाहरण के लिए वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगर वॉरेन बफेट के गुरु हैं। ओरिजिनल जो थिंकर हैं वो चार्ली मुंगर थे, और उनके दिखाए हुए रास्ते पे उनसे जब बातचीत होता था तो फिर उनको एक वॉरेन बफेट को सेंस डेवलप होता था, और वहाँ से उन्होंने इन्वेस्टिंग किया, रिस्क लेना स्टार्ट किया, बर्कशायर हैथवे बनाया, ओमाहा में रहे। तो ये सारा कुछ चार्ली मुंगर से मिलने के बाद ये सारा कुछ हुआ। तो आपको भी ऐसा ही सोचना चाहिए कि गेट रिच स्लोली। तो इसलिए, और अंत में यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात कल होगा, कल संडे का दिन है, कल कुछ ऑफ टॉपिक बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।